हर सप्ताह झारखंड में एक प्रवासी मजदूर डेथ होके आता है वापस। झारखंड में क्या नहीं है? झारखंड में सेल है, झारखंड में हिंडाल्को है, झारखंड में एचईसी है, झारखंड में टाटा है, झारखंड में बीसीसीएल है, झारखंड में सीसीएल है, झारखंड में ईसीएल है। झारखंड में तमाम प्रकार के उद्योग, तमाम प्रकार के खनन कंपनियां और 40% खनिज देने वाला झारखंड राज्य कोयला देता है, अभ्रक देता है, ब्रोमाइड देता है, बॉक्साइट देता है। क्या नहीं देता है झारखंड? और वो राज्य अगर इंडेक्स में पिछड़ा है, इसका वही मूल कारण कि लूट लो भैया। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जेएलकेएम के जो विधायक हैं टाइगर जयराम महतो। नींद से हमने इनको उठा दिया है। नींद से इसलिए उठाया है क्योंकि बहुत दिन से जाग रहे हैं, लगातार छात्रों के बीच में मौजूद हैं और आंदोलन में हम लगातार इन्हें देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए टाइगर साहब कि क्या अभी जिस तरीके से जिस पड़ाव पर आंदोलन आ गया है उसमें आपको क्या लग रहा है कि सहमति बन पाएगी, सरकार सुनेगी, दबाव बन रहा है या नहीं बन रहा है? दबाव तो बन रहा है, खासकर लगातार जो अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो रही है, भूख हड़ताल करने वाले, आज एक हॉस्पिटल भी जा चुका है, तो दबाव बन रहा है। आज सदन भी बाधित हुआ और झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। इसके लिए मैं देश के तमाम मीडिया साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज झारखंड आंदोलन की चर्चा पूरे देश में है। तो इससे पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है। अपोजिशन के जो नेता लोकसभा, उन्होंने भी, राहुल गांधी जी भी, जिनकी आज गठबंधन की सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, उन्होंने भी अपनी बातों को संदेश के तौर पर दिया है छात्रों के बीच। और हमें लगता है उसके बाद से सरकार में प्रेशर है और वो वार्ता करने के लिए तत्पर दिख रही है। जी, आप खुद देखिए युवा नेता हैं और युवाओं के मुद्दे आप उठाते रहे हैं। एक चीज़ नहीं समझ में आती, जब हम झारखंड आते हैं तो जो कही जाती है बात कि झारखंड को कोई चीनता है, हम जाते हैं बाहर तो हमें बताने में ये समझ नहीं आता है, लोग पहचान नहीं रहे होते हैं। एक तरफ झारखंडी अस्मिता की यहाँ बात की जाती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम सूचकांकों में विकास के हमें झारखंड बहुत पीछे नज़र आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट उठा लीजिए, कोई भी रिपोर्ट उठा लीजिए आप, क्यों ऐसा है कि झारखंड को हाशिए पे छोड़ दिया गया है? क्या ये एक तरीके का सौतेला व्यवहार है? क्या है, इसको क्या समझा जाए? बिल्कुल, इसे एक तरह का सौतेला व्यवहार ही कहें और इसके लिए राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी दोषी है। क्योंकि हम केंद्र को तो सारा चीज़ दे देते हैं, हम अपना आधा कोयला उनको दे देते हैं। जितने भी बिजली का आप देख रहे हैं जगमग होते हुए शहर, वो हमारी बिजली से हो रहे हैं। सारी सुविधाएं हम उनको दे दे रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या करती है कि हमें एक औपनिवेशक की तरह देख रही है कि भाई दिल्ली की गद्दी से बैठकर झारखंड की खनिज संपदा को निकाल के ले आना है, उससे जितना अधिक हो सके मुनाफा अर्जित करना है। अगर वो उसका मैंने रेवेन्यू के तौर पर वो हिस्सा हमें अगर दे देते, वापस करते, चूँकि डबल इंजन की भी सरकार रही है, तो हमें लगता है कि झारखंड बहुत आगे चला जाता है। जी, तो इसमें दोनों का दोष है, केंद्र की भी राजनीति का और झारखंड की भी राजनीति का। लगातार छात्र जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली हुई है। जब हम छात्रों से बात कर रहे हैं, मैं लगभग 7 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ ग्राउंड पे, तो छात्र अलग अलग तरह के आते हैं। वो बताते हैं कि पुलिस भर्ती में भी घोटाला हुआ है, वो शिक्षक भर्ती के घोटाले की बात करते हैं, इंजीनियरिंग के घोटाले की बात करते हैं। तो क्या महज जो लिस्ट हम देख रहे हैं, जो मांग की जा रही है, वो तो हमको जब हम उनका दर्द सुनते हैं तो बड़ी सीमित मांग लगती है और हमको लगता है कि तकलीफ बहुत बड़ी है, इलाज बहुत छोटा मांगा जा रहा है। बिल्कुल, ये तो जेपीएससी माने राज्य की सर्वोच्च संस्था है, सबसे बड़ी नौकरी को जाएंगे। यहाँ होमगार्ड है, एक होमगार्ड मतलब है कि सेवा, उसमें आप जितना दिन ड्यूटी करिएगा, होमगार्ड तो समझ ही रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो होमगार्ड जो लाठी लेकर उनको बंदूक भी नहीं मिलता है। तो उसमें क्या हुआ, 2017-18 में एक बहाली आई थी। उन बच्चों ने फॉर्म को भरा, वो जिला स्तरीय होती है, होमगार्ड की बहाली जिला में होती है। बच्चों ने फॉर्म भरा और जो भी प्रक्रियाएँ हैं उसमें आपका फिजिकल ज़्यादा होता है, फिजिकल ही मायने होता है उसमें। तो दौड़ होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारा पास हुआ, थाना वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन और फाइनली बैंक का अकाउंट खुलवा लिया गया। देखिए, बैंक का जब अकाउंट खुल जाता है तो लोगों के माइंड में ये आता है कि भाई हम तो इसके कर्मचारी बन गए। बिल्कुल सही बात है। हमारी तो नौकरी हो गई पक्की, तभी तो बैंक का अकाउंट खुलवा लिया गया है। उसके बाद उनका प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए उनका नाम लिस्ट आ गया। वहाँ से उसमें ऑब्जेक्शन होता है और आज वो बच्चे हमारे पास फिर आए। हम यहीं से डीजी को फ़ोन लगाए, होमगार्ड डीजी को, उन्होंने कहा कि वो ये बहाली रद्द हो चुकी है। हम बोले भाई अब एक ही रास्ता न्यायालय का बचता है, अब तो डीजी से ऊपर हम किससे बात करें? तो सोच सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं। सारा कुछ होने के बाद भी एक होमगार्ड, जिसमें उसको सेवा कहते हैं, उसको हम सरकारी नौकरी भी नहीं कहेंगे, बस उसमें होगा आरक्षण होगा जब जिला राज्य की बहाली होगी पुलिस की, तो उसमें धांधली है, उसमें हकमारी है। तो ये तो डीएसपी बनेंगे, यहाँ से तो बीडीओ सीओ बनेंगे, मलाईदार पोस्ट इनको मिलेगा, ये सिविल सर्विस है। तो यहाँ कितनी बड़ी धांधली होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये राज्य
हर स्तर से लूट खंड बन के रह गया है, कोयला, बालू, अब तो जमीन माफिया भी यहाँ तैयार हो गए हैं। तो ये राज्य केवल केवल एक चारागाह बन के रह गया है। जिनको जिस अनुपात में चरना है, बस 2-4 सरकारी लोगों का, विधायकों सांसदों का परिचय रखिए, उन्हें कुछ कमीशन का हिस्सा दे दीजिए, इस राज्य को लुटा देंगे और लुटा रहे हैं। और जो आपने कहा सारे इंडेक्स में हम पीछे, अब आश्चर्यजनक नहीं है, सही बात है। जब गुजरात में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में जब हमारे यहाँ के नौजवान परिचय देते हैं कि हम आपके यहाँ 8,000 10,000 की नौकरी करने के लिए झारखंड से आए हैं, तो सही बात है, शर्म लगता है उन्हें। वो कहते हैं कि यार झारखंड में क्या नहीं है, झारखंड में सेल है, झारखंड में हिंडाल्को है, झारखंड में एचईसी है, झारखंड में टाटा है, झारखंड में बीसीसीएल है, झारखंड में सीसीएल है, झारखंड में ईसीएल है, झारखंड में तमाम प्रकार के उद्योग, तमाम प्रकार के खनन कंपनियां और 40% खनिज देने वाला झारखंड राज्य, कोयला देता है, अभ्रक देता है, ब्रोमाइड देता है, बॉक्साइट देता है, क्या नहीं देता है झारखंड। और वो राज्य अगर इंडेक्स में पिछड़ा है, इसका वही मूल कारण कि लूट लो भैया। ये एक और मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बात कहूँगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जितने विधायक निवास बने हुए हैं वो सब एकदम चमचमाते हुए, सड़कें एकदम लपालप हैं। वो जो आदम गोडवी साहब कहते हैं ना कि विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, तो वो यहाँ चरितार्थ होते हुए नज़र आता है। दूसरी तरफ यहीं से कुछ किलोमीटर दूर पर छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करते हुए बोलते हैं कि वो कितने गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। वो बोलते हैं कि उनके लिए जो तैयारी है महज तैयारी नहीं है, एक सपना है जो टूट रहा है और जो इस पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो जब आप उस तकलीफ़ को देखते हैं तो, और आपने छात्रों की, युवाओं की राजनीति की है, तब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है, सही बात है। हम तो पक्षधर भी नहीं है, ये प्रोटोकॉल बनता है इस आवास में हम रहते हैं, नहीं तो इस आवास का लेना, इस सुविधा का लेना, उसके हम पक्षधर भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे इस कैंपस में 70 विधायकों का आवास है, 70। हाँ, चूँकि हमारे पास विधायक बचते हैं, आपके हो गए 12 मंत्री, एक हो गए स्पीकर, एक हो गए नेता प्रतिपक्ष, यानी 12 2 14, 14 को माइनस कर दें तो बचते हैं 67, यानी हमारे पास 67 विधायक हैं। तो सभी का आवास यहाँ पर है, लेकिन मेरा एक परंपरा है कि यहाँ चाबी ताला नहीं लगता है मेरे आवास में। अच्छा, हाँ, ताला चाबी नहीं। आपके विधायक निवास में चाबी ताला नहीं लग रहा? ताला नहीं लगता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कोई भी रहे झारखंड के किसी कोने से, झारखंड तो छोड़िए, अब तो कुछ पश्चिम बंगाल और बिहार के भी लोगों को मालूम हो चुका है कि धर्म महतो का आवास 14 नंबर वो खुला रहता है। वो अगर रांची किसी काम से आते हैं, या तो एग्जाम देने या तो मेडिकल के लिए, तो सीधे आकर यहाँ विश्राम करते हैं। तो कल को अगर हम आना चाहें तो यहाँ रह सकते हैं? आकर रह सकते हैं, यहाँ कोई नहीं रहेगा, फिर भी आ सकते। हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं क्योंकि बाकी विधायकों, क्योंकि हम बैचलर विधायक है, तो हमारा कोई पारिवारिक, हाँ, जो भी है हमारा ग्रामीण ख्याल के हैं, वो घर नहीं छोड़ेंगे। मुर्गी चेंगना चकरी पटरू छोड़ेंगे नहीं, वो घर में रहना, गांव में रहना पसंद करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ केवल सेशन में आते हैं, जब विधानसभा के सत्र चलते हैं, साल में 3 बार चलता है, और एक हमारी विधानसभा की जो कमेटी होती है, उस कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए केवल 1 दिन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ नहीं आते। तो यहाँ कोई भी आता है, यहाँ कोई ताला नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। आप आके आराम से, अब जब किसी भी कमरे में जाके देखिए, बिछा हुआ बहुत सारे लोग आके रुकते हैं, ठहरते हैं। तो हमने एक विधायक की जो परिपाटी, उस परिपाटी को ही हमने मैंने बदल दिया है, चेंज करके रख दिया। हमने विधानसभा में भी कहा, उस समय था स्कॉलरशिप का मामला। पिछले 3-4 सालों से झारखंड के बहुत सारे मैक्सिमम छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। स्कूल में पढ़ने वाले इंटरमीडिएट हों, तो हमें लगता है शायद बीएड के भी बच्चों को नहीं, अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। तो हमने एक दिन विधानसभा में डिस्कशन करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ता है तो आप हमारे आवासों का भी नीलाम कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं चाहिए इतनी बड़ी सुविधाएं, 4 करोड़ 32 लाख के आवास नहीं चाहिए, उतने में आप स्कॉलरशिप दे लेंगे। आखिरी 2 सवाल, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बाकी बातचीत हम दिल्ली में करेंगे आपको बुला करके स्टूडियो में। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 मंच हमें छात्रों को दिखते हैं। एक मंच में JLKM का मंच नज़र आता है वो, और उस मंच में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भैया हम तो एक साथ में करने वाले थे प्रदर्शन, और अब देखिए 2-2 अलग-अलग मंच हो गए हैं, जिससे कि बहुत सारा हमें समस्या हो रही है सामंजस्य बनाने में सरकार के साथ। इस पर आपका क्या पक्ष? देखिए, एक्चुअली वास्तव में उस आंदोलन की शुरुआत हमारे ही साथियों ने किया था। तो सब देखिए मुकुल भाई, हम लोग जो है ना, कोई मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभी हमारे पार्टी को मान्यता नहीं मिली, रिकॉग्नाइज नहीं हुए, हम लोग रजिस्टर्ड हुए हैं जी। तो हम उतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि आप हमें उस नज़र से देखें। अगर आंदोलन आती है तो ठीक है, छात्र कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व ना हो, तो हमारी पार्टी छात्रों के मूवमेंट से ही बनी है। लेकिन आपके समर्थक भी तो हैं, आपके राजनीतिक समर्थक भी हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर हैं। वो खुद कैंडिडेट हैं, वो अभ्यर्थी हैं, और हमारे लगता है हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है जिसके सारे विंग, सेंट्रल से डिस्ट्रिक्ट विंग की औसत आयु 30 साल है। अच्छा, सब युवा हैं? हाँ, सभी युवा हैं। तो भाई वो खुद फॉर्म भर रहे हैं। अब उनको आप कहिएगा पॉलिटिकल पार्टी के नाते प्रोटेस्ट कैसे हट जाएंगे? वो तो समर्थन करेंगे ही। आप खुद वो एडमिट कार्ड लेकर आ रहे हैं, वो खुद हमारे मैक्सिमम जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, स्टेट मेंबर हैं, वो खुद कैंडिडेट हैं। तो फिर भी हमने कहा कि जो फेम है जिनका, नेम है जिनका, वो लोग पीछे रहेंगे।
ठीक है। तो उसके बाद वह कार्यक्रम की शुरुआत भी हमारे साथियों ने ही किया था। बापू वाटिका में धरने पर बैठे हैं, ठीक है। हमारे कुछ साथी अपने अपने जिलों में गए, वहाँ उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि 29 तारीख को रांची चलना है। वो हम लोग का ही कॉल था। उसके बाद फिर हमने भी अपने सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म पर आए और अपने तमाम समर्थकों से मैंने अपील किया। अब जब 29 तारीख का कार्यक्रम जब हिट हो गया तो कुछ लोगों को लगा और उन्होंने उसी दिन से थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराई और फिर मंच अलग हो गया कि कहीं क्रेडिट ना चला जाए। हाँ, क्रेडिट ना चला जाए, यही मेन मोटो था। हम लोग क्रेडिट के लिए कोई, अरे भाई कोई अगर इससे पहले भी जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है, जैसा से सीजीएल का भी हुआ था, उसमें हमारे लगभग कई साथियों को इतना लाठीचार्ज हुआ था कि आप मतलब आपका रुआं सिहर उठता। देवेंद्र जी का इधर पूरी तरह पीटा मेरी गया। उनसे बात हुई। संजय महतो हैं, उनका पाँव मार के तोड़ दिया गया, एकदम तोड़ दिया गया, पूरा पाँव ही तोड़ दिया गया पुलिस की लाठी से। इतना कंटिन्यू प्रहार हुआ, पाँव ही टूट गया उनका। महेंद्र जी को एकदम घेर के मारा गया, 15-20 पुलिस वाले घेर कर मारे। उदय मेहता जो आज सरेंडर हो गए हैं जेल में उसी केस के सिलसिले में, अच्छा। उनको भी घेर के मारा गया हजारीबाग में। तो इससे पहले भी हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट में थे, लेकिन आज ये चूंकि अब जंतर मंतर में चल रहा था, ठीक सामने हो गया, तो लोगों को लगा कहीं कोई क्रेडिट ना ले जाए, तो इसीलिए थोड़ा भ्रम हुआ। लेकिन हम लोग तो बोल दिए कि आप करिए, प्रतिनिधिमंडल में भी आप जाइए, लेकिन भाई हम छात्रों की उपज पार्टी, हम आपके सहयोग में खड़े हैं। अंत में हेमंत सोरेन जी से हमारे दर्शकों के मार्फत से आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, हम हेमंत सोरेन जी से तो व्यक्तिगत दोनों दिन मिले हैं। एक दिन हमारी कार्य मंत्रणा की बैठक थी, उसमें भी हम सदस्य हैं, और विधायक जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें तो हम पार्टी के इकलौते विधायक है, तो मेरी तो उपस्थिति बनेगी। तो उसमें भी मैंने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कहा कि आप संवाद करिए। अगर किसी भूख हड़ताल में बैठे छात्र के साथ अप्रिय घटना घटती है तो आप गुरु जी की संतान है भाई, जिनके संघर्ष से झारखंड राज्य अलग बना है। आप झारखंड राज्य के महापुरुषों में से एक जो है हमारे गुरु जी, आप उनके संतान है। आप शिबू सोरेन जी की बात, शिबू सोरेन जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बेटे हैं हेमंत बाबू। और अगर आपके सरकार में किसी बच्चे के साथ अप्रिय घटना घट जाती है, जो मैंने छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप कलंकित हो जाएंगे, आप पर जीवन भर एक काला दाग लगेगा। इसीलिए जाइए, वार्ता करिए, संवाद करिए। मैं कई मंत्रियों से भी मैंने आज कहा कि भाई आप कम से कम वार्ता करिए, उनसे मिलिए, और उनकी जो मांगे हैं आपको मालूम है, और सारा चीज़ क्लियर हो चुका है कि धांधली हुआ है, घोटाला हुआ है। अभय तिवारी एकदम सामने आके स्वीकार कर रहा है कि एक सीट को 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए में बेचा गया है। तो आपको लगता है एक ब्लॉक का पदाधिकारी 60 लाख रुपए एक सीट का अकेले पचा लेगा? संभव ही नहीं। उसमें कोई बड़ा व्यक्ति शामिल होगा, वो पैसा न जाने कितने चैनल्स में गया होगा, पता नहीं वो पैसा किन तक बटा होगा। 60 लाख रुपए यही है, एक सीट के लिए 60 लाख रुपए। तो सोचिए कितनी सीटें हैं, अरबों का खेल हो रहा है, और एक एग्जाम में नहीं, सभी एग्जाम्स में। उसके बाद वो व्यक्ति 6 एग्जाम में बैठता है। जिस एग्जाम में सीजीएल में उसका चयन हुआ, सबसे ज़्यादा विवादित तो सीजीएल है। उसमें 80% मतलब नेपाल में बैठाकर पेपर लिखा गया है, बिहार में ले जाकर पेपर भरवाया गया है, बंगाल में जाकर पेपर भरवाया गया है। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गड़बड़ी, और अब जांच नहीं कर रहे। सीआईडी जांच करती है तो सरकार के दबाव में फिर पक्ष में रिपोर्ट बना के दे देती है, अनर्गल अपना स्टेटमेंट देती है। तो इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी सूरत हाल में अगर आज झारखंड के छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, तो अब बताइए 60 लाख रुपए वो तो पढ़ना ही छोड़ देगा। क्यों पढ़ेगा? रेट कार्ड लगा हुआ है पूरा। 60 लाख रुपए कहाँ पाएगा वो? कैसे पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा? अगर आप सीटों को बेच ही देंगे तो नौकरी करने के लिए या फिर पढ़ने क्यों पढ़ेगा भाई? अब उसके पास खेती बचता है तो खेती भी देख रहे हैं, इस बार बारिश बहुत कम है झारखंड में, देश की मैं बात नहीं करूंगा, वो खेती भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो पलायन करेगा परदेशों में, दूसरे देशों में, तो वहाँ भी आपको रिपोर्ट बता देंगे। हर सप्ताह झारखंड में एक प्रवासी मजदूर डेथ होके आता है वापस, चाहे तो सऊदी से, चाहे से एक बार हुआ 6 महीना बाद डेड बॉडी आया था दुबई, सऊदी अरब में मर गया, उसको गोली सऊदी अरब में लगा था उस मजदूर को, मेरा ही विधानसभा का था। 6 महीना बाद उसका डेड बॉडी झारखंड वापस आया। अभी हाल फिलहाल एक हमारे पड़ोसी विधानसभा के हैं, वो क्या हुआ, वहाँ उसको कंपनी ने निकाल दिया। अब वहाँ के कानून टाइट है, वो बेचारा सिर्फ भटकते भटकते डेथ कर गया। एक इंसान केवल घूमते घूमते डेथ कर गया। ये अब किसानी होगी नहीं, मजदूरी करने के लिए बाहर जाएंगे, और वहाँ से भी प्रत्येक एक सप्ताह में एक मजदूर तो मर के वापस आता है। तो क्या चाहते हैं आप? करेंगे क्या इनके साथ? क्या करेंगे इनके भविष्य का? और लास्ट में फिर अगर विरोध करें तो जानबे करते हैं झारखंड में एक शब्द है नक्सली। लास्ट में एक लोग कह देते हैं कि ये तो नक्सली है। तो देखिए, काफ़ी दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जयराम महतो वहाँ पर मंच पर आ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, छात्रों के साथ लगे हुए हैं। हमने इनसे बातें की, समझने की कोशिश की कि अब ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्या सरकार तक ये बातें पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही, उस पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।